स्टार्ट कर लें। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग 1 चैप्टर जो है हमारा, उसको पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ सर्वेइंग पढ़ाने से पहले। ये सब्जेक्ट देखिए प्रैक्टिकल है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले आप अपना एक कॉपी रख लीजिए अपने पास, रफ कॉपी रखिए या सॉफ्ट कॉपी रखिए जैसा भी, और एक पेन रखिए अपने पास, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको साथ के साथ न्यूमेरिकल करना होगा और साथ के साथ आपको डायग्राम भी बनाने होंगे, तभी आपको ये सब्जेक्ट जो है पूरे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप फटाफट से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए, सर्विंग को पढ़ने के लिए। बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पूरे इंजीनियरिंग का नींव है ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को अगर आपने नहीं समझा तो आपको ना ट्रांसपोर्टेशन समझ में आएगा, ना आपको इन्वायरमेंट समझ में आएगा और ना ही आपको इरिगेशन समझ में आएगा। इवन इफ आपको हर सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सर्वेइंग के बिना कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता। आप समझ लीजिए इस बात को कि कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग के बिना आप एक ईंट नहीं लगा सकते। तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, सर्वेइंग का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्वेइंग है क्या। सबसे पहले हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सर्वेइंग क्या है। पहले आप हमको ये बताइए कि सर्वे का क्या मीनिंग होता है। सर्वे से मतलब आप क्या समझते हैं? सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे फॉर इन्वेस्टिगेशन समथिंग, कुछ भी आप जो इन्वेस्टिगेट करते हैं सर्वे कहते हैं। जैसे आप कहती है गवर्नमेंट पॉपुलेशन का सर्वे करवा रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमी का सर्वे करवाती है, गवर्नमेंट क्या करवाती है, फॉरेस्ट का सर्वे करवाती है। आजकल बाघों का भी सर्वे होता है, कितने नंबर ऑफ बाघ हमारे कंट्री में बचे हुए हैं। तो ये सब क्या है, जनरल इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि सर्वेइंग क्या है, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में सर्वेइंग का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सर्वेइंग में क्या करने वाले होते हैं, यहाँ पे हम लोग सर्वेइंग में हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले होते हैं। इट मीन्स हमको अगर कोई रोड डिजाइन करना है, आपको कोई सपोज कीजिए आपको कहीं कहा जाए कि आपको एक लखनऊ से लेकर के कानपुर तक या फिर लखनऊ से लेकर के सीतापुर या XYZ कोई भी एक सिटी का नाम आपको दे दिया जाए, कोई ग्रामीण सड़क, कोई NH सड़क, कोई SS सड़क आपको बनानी हो, तो उसमें आपको कहा जाए कि आपको सड़क बनानी है, तो सबसे पहला काम आपके लिए क्या आता है? सबसे पहला काम आता है आपको सर्वे करना। और सर्वे आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप रोड बनाने वाले हैं उसका अलाइनमेंट क्या रहने वाला है। जो आप रोड बनाएंगे उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी। बिना अलाइनमेंट के आप रोड कैसे बना देंगे बताइए? बिना अलाइनमेंट के आप रोड बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसी प्रकार से अगर आपको रेलवे लाइन डालनी हो तो रेलवे लाइन डालने से पहले भी आपको सर्वेइंग करना पड़ेगा। आपको सिंपल एक बिल्डिंग भी बनाना हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले भी आपको सर्वेइंग करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं आपके, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज में अमीन होते हैं, पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं। हर जगह अलग अलग नाम है इनका, कहीं अमीन, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल बोलते हैं इनको। और तो ये क्या करते हैं, एक इनके पास एक मैप होता है। ठीक है, तो जब आप कोई लैंड परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो वो उस मैप को लेकर के आते हैं और उस मैप में देख करके बताते हैं कि आपकी लैंड किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लैंड, वो जो मैप बनाया गया है वो किसके बिहाफ पे बनाया गया है? सर्विलेज ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया, उस मैप को कैसे बनाती है? हर कंट्री का अपना सर्वे ऑफ इंडिया, एक सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार से स्टेट का भी एक सर्वे डिपार्टमेंट होता है। तो सर्वे डिपार्टमेंट क्या करती है, डाटा कलेक्ट करवाती है और उस मैप को कंस्ट्रक्ट करवाती है। तो जब आप लैंड को सेल या परचेज करते हैं तो उस मैप के हेल्प से वो आपको बताया जाता है कि आपका लैंड एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्वेइंग के डिफिनेशन के बारे में। सर्वेइंग, सबसे पहले इसके पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग में। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या कुछ रहेगा सिलेबस में हमारे पास। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे सर्वेइंग में हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपास सर्वेइंग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेवलिंग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग, देन एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, देन कंटूरिंग, देन माइनर इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ तक आपका टोटल सिलेबस रहने वाला है। तो हर एक आपका जो बोर्ड है उसमें कुछ टॉपिक आपके यहाँ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। इट मीन्स मैंने लगभग स्टेट के जो सिलेबस है उसको, सर्वेइंग 1 का जो सिलेबस है मैंने उसको कवर करने की कोशिश की यहाँ पे। तो हो सकता है कि किसी बोर्ड में कोई टॉपिक ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपको सर्वेइंग 2 में पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स ये सारे ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप सर्वेइंग 1 में पढ़िए या फिर आप सर्वेइंग 2 में जाकर के पढ़िए, तो पढ़ना तो है ही इसको। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सर्वेइंग के डिफिनेशन के बारे में। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि सर्वेइंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी
पॉइंट को जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन देखते हैं सर्वेइंग का। तो सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग इन क्रिएटिव पोजिशन पॉइंट ऑन एबव एंड बेनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ बाई अ मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। तो देखिए इस डेफिनेशन में क्या आपसे कहा गया कि सर्वेइंग क्या है? एक टेक्निक है। किस चीज़ का टेक्निक है? डिटरमाइन करने का, यानी कि निकालने का। क्या निकालने का? कोई भी पोजीशन का, कोई भी पॉइंट को निकालने का एक टेक्निक है यहाँ, जहाँ पे या तो एबव ऑफ अर्थ या फिर बेनीथ ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर भी और अर्थ सरफेस के नीचे भी। वो हम लोग देखेंगे भी टाइप्स ऑफ सर्वे में कि अर्थ सरफेस के नीचे हम लोग जब सर्वे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जब अर्थ सरफेस के ऊपर हम लोग सर्वे कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि कुछ भी अगर कोई भी पॉइंट आप डिटरमाइन करते हैं किसी भी उस पर, तो उसका जो टेक्निक होता है उसी को या तो सरफेस के और अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर अर्थ सरफेस के नीचे, यानी कि सरफेस के एबव या फिर बेनीथ में जब भी आप कुछ भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं पोजीशन, यानी कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वेइंग कहते हैं। देखिए पूरे सर्वे में हम लोग दो ही काम कर रहे होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से प्लान होता है, हमारे पास प्लान इन द सेंस हमारे पास कोई प्लान हो या फिर हमारे पास कोई मैप हो और उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? लैंड पे जा करके बना रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेट करके कुछ पॉइंट निकाल रहे होते हैं, उसको पहले फील्ड बुक में नोट कर रहे होते हैं, फील्ड बुक से फिर उसको प्लान या फिर मैप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो पूरे सर्वे में आप दो ही काम करते हैं, या तो आप प्लान का जो पॉइंट है उसको अर्थ सरफेस पे निकाल रहे हैं, या फिर जो अर्थ सरफेस पे आप जा करके पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको प्लान पे ला रहे हैं, यानी प्लान से अर्थ पे ले जाना और अर्थ से प्लान पे लेकर के आना। यही दो बेसिक, कुछ भी आप करते हैं, कोई भी टाइप का सर्वे आप करते हैं उसमें वही मेन रूप से दो काम आप कर रहे होते हैं। या तो आप अर्थ प्लान का पूरा डाटा को अर्थ सरफेस पे निकालते हैं, निकाल रहे, जैसे कि आपको कहीं बिल्डिंग बनानी, कोई साइट बनानी है, कहीं कोई ब्रिज बनाना है, कहीं कोई रोड बनाना है, तो पहले से आप क्या करते हैं, पहले आपको एक जो आपके पास पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपके पास मैप है उसको आप क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। उस मैप में आप देखते हैं कि हम रोड का अलाइनमेंट किस किस पोजीशन से रख सकते हैं। वो अलाइनमेंट आपको पता चल गया, उस अलाइनमेंट को फिर क्या करते हैं, आप जा करके साइट पे देखते हैं कि उसमें नेचुरल यानी कि टोपोग्राफिकल कैसा है, वहाँ पे क्या कुछ है, पेड़ है, नदी है, पानी है, या फिर कोई पहले से कोई प्राकृतिक स्ट्रक्चर, मतलब कि कोई नेचुरल स्ट्रक्चर वहाँ पे पहले से तो नहीं प्रेजेंट है। तो सब कुछ आप देखते हैं जा करके ऑन साइट। फिर उसको क्या करते हैं, उसको या तो अलाइनमेंट को चेंज करते हैं या फिर आपका अलाइनमेंट सही है तो फिर उसको रखते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो आपका मैप पे डाटा उसको आप पोजीशन पे यानी कि साइट पे उतार रहे होते हैं। तो इन दो बातों में, इन दो कामों में आपके साथ एक चीज़ कॉमन है। देखिए जब आप प्लान पे डाटा लेते हैं तो आपके पास कैसा पेपर होता है? एक प्लेन पेपर होता है, इन द सेंस हम कहें तो 2D पेपर होता है, और 2D डाटा को आप साइट पे जा कर के निकाल रहे होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली एक बात आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, वो कैसा है? स्फेराइडल है, यानी कि कैसा है? स्फेराइडल शेप का अर्थ है हमारा, यानी कि या पूर्ण रूप से वो स्फेयर नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से अर्थ स्फेयर नहीं है। तो जब हमारा अर्थ पूर्ण रूप से स्फेयर नहीं है तो उसमें क्या होगा? अर्थ का कर्वेचर भी अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे। तो जब कर्वेचर अलग अलग होगा तो उस पॉइंट को लैंड पे यानी कि साइट पे उतारने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। इट मीन्स जो आपका मैप है वो आप लेकर चल रहे हैं और जो आप साइट है वो कुछ और आपको दिख रहा होगा, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे उसको, किस प्रकार से उसको ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहला एक थंब रूल आप समझ लीजिए कि हम सर्वेइंग में जो शेप ऑफ अर्थ है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शेप ऑफ अर्थ, तो जो शेप ऑफ अर्थ है प्रैक्टिकली कैसा है हमारा? एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ कैसा है? कुछ इस प्रकार से है एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ है, ठीक है, जिसमें क्या है आप देख रहे हैं साफ साफ कि एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ में जो हमारा अर्थ है वो प्योर स्फेयर नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से स्फेयर नहीं है। ये थोड़ा सा क्या है, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट से क्या है आपका स्फेयर, इस पॉइंट को अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपने इस पॉइंट को देख रहा है आपको, तो देखिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या है, ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ये प्रेस्ड है। यहाँ से देखें इस पॉइंट से भी आपका क्या है, हल्का सा प्रेस्ड है, यानी कि चिपटा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, सपोज कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई भी रेडियस लीजिएगा किसी एक पॉइंट पे, सपोज कि ये आपका पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अगर आपने रेडियस लिया, ठीक है, फिर आपने कोई इस पॉइंट का रेडियस लिया, तो क्या होगा, क्या इस आर का वैल्यू
और इस आर का वैल्यू सेम होगा? क्लियरली आपको फिगर में दिख रहा है? नहीं होगा। क्लियरली आपको फिगर में दिख रहा है कि वो शेप जो है, जो अर्थ रेडियस है, वो सेम नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या है, नॉर्थ एक्सिस, और ये आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल, और ये आपका यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं डायमीटर आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। ये डायमीटर कौन सा है आपका? डीपी, यानी कि डायमीटर ऑफ पोल। और ये क्या है आपका? डी, यानी डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस। तो यहाँ पे जो डीपी है और जो डी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डायमीटर है बड़ा है, यानी कि जो डी है वो ग्रेटर देन क्या है? डीपी है। डी इज ग्रेटर देन डीपी है। तो जब डी इज ग्रेटर देन डीपी है तो उस केस में तो कभी भी आपका रेडियस जो है वो इक्वल नहीं रहने वाला है। इट मीन्स हम यहाँ पे बात करें, इस पॉइंट पे रेडियस इक्वल नहीं रहने वाला है। तो ये क्या है आपका? कर्वेचर है। ये जो आपको लाइन दिख रही है क्या है आपका? ये कर्वेचर हो गया, अर्थ का कर्वेचर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो रेडियस अगर सेम नहीं है तो कर्वेचर भी आपका सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्वेचर बराबर क्या होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कर्वेचर जो है वो क्या होता है? कर्वेचर आपका 1 रेडियस होता है कि नहीं? कर्वेचर क्या होता है आपका? 1 रेडियस होता है। तो जब रेडियस ही सेम नहीं है तो कर्वेचर भी सेम नहीं होगा, यानी कि जब रेडियस वेरी करेगा तो कर्वेचर भी वेरी करेगा। तो जब कर्वेचर वेरी करेगा, यानी कि इसी पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो ये सारा अर्थ सरफेस है, ये सब आपको जो दिख रहा है ये सब के सब अर्थ सरफेस है। तो यानी कि हर सरफेस का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा। तो जब आप प्रैक्टिकली सर्वे कर रहे होगे तो आप तो परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे तो वैल्यू अलग अलग है। ना तो आप मैप ड्रॉ कर पाओगे, ना ही मैप के डाटा को आप साइट पे डाल पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन जो हम लोग लेकर चलते हैं सर्वेइंग में, जो हमारा सबसे पहला एजम्पशन है सर्वेइंग का, ये आप ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को हर बच्चा भूल जाता है और इस टॉपिक को कोई भी किताब कवर भी नहीं करता है, कोई बुक में इस टॉपिक को कवर भी नहीं किया है। इस बात को कोई नहीं बताता शेप ऑफ अर्थ के बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सर्वेइंग का सबसे पहला जो एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारा शेप ऑफ अर्थ है उसको हम स्फेरिकल ना मान करके एक एक्चुअल स्फेयर मान रहे हैं। यहाँ की हम जो शेप एज्यूम करते हैं सर्वेइंग करने में, जब हम सर्वेइंग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए अर्थ कैसा है? क्यों हमारे लिए अर्थ कैसा है? पूर्ण रूप से स्फेयर है, यानी कि टोटली स्फेयर, प्योर स्फेयर है। उसमें जो आपका डीपी है और जो आपका डी है, यानी कि जो डायमीटर ऑफ पोल है और जो डायमीटर ऑफ इक्वेटर है, यानी कि जो डीपी है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। जो डीपी हमारा वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। ठीक है, तो जब डीपी हमारा डी के बराबर हो जाएगा तो देखिए हर एक पॉइंट पे, अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट से अगर हम कहीं भी रेडियस खींचेंगे तो सब रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वल आएगी। सारा जो रेडियस होगा, हर एक पॉइंट का रेडियस क्या होगा आपका? इक्वल आने वाला है। तो जब रेडियस इक्वल आने वाला है तो आपका क्या होगा? कर्वेचर भी इक्वल आ जाएगा। तो हम सबसे पहला एजम्पशन लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो एजम्पशन हम लेते हैं कि डीपी इक्वल टू डी, किसके लिए? फॉर एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ के लिए। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले कि हमारा सबसे पहला एजम्पशन यही है सर्वेइंग में कि हम जो अर्थ ऑफ शेप है, शेप ऑफ अर्थ है, उसको हम ये मान के चलते हैं कि हमारा शेप ऑफ अर्थ पूर्ण रूप से स्फेरिकल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर डी और डीपी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर इक्वल नहीं है, एक्चुअल में जब इक्वल नहीं है तो उसका डिफरेंस है कितना? उसका डिफरेंस कितना है? तो वो डिफरेंस भी कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डी और डीपी का जो डिफरेंस है वो कितना है। हम बात करें यहाँ पे तो डिफरेंस कितना है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस, डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस। क्यों? क्योंकि डी इज ग्रेटर देन डीपी था, तो डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड इक्वल टू डायमीटर ऑफ, यहाँ जो आप दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस इज 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है डायमीटर ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस एंड पोलर एक्सिस का वो कितना है? 42.95 किलोमीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे और आप ध्यान दीजिएगा कि हमने, देखिए मैं फिर से फिगर पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ था, इसमें हमने क्या किया? रेडियस हमारा इक्वल हो गया, हर पॉइंट पे रेडियस हमारा क्या था? इक्वल आया ना। हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है? रेडियस इक्वल आ रहा है।
तो यहाँ पे जो हमने रेडियस लिया है उस रेडियस को हमने क्या बोल दिया, एवरेज रेडियस। इसको हमने क्या बोल दिया, एवरेज रेडियस। इसको हमने क्या बोल दिया, एवरेज रेडियस बोल दिया। तो आप पूरे सर्वेइंग में जहाँ भी रेडियस यूज कीजिएगा अर्थ का, वो कौन सा रेडियस होगा, वो एवरेज रेडियस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, आप पूरे याद रखिएगा इस बात को। अगर आप कभी कभी इन फ्यूचर कहीं आपकी जॉब लगती है तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपका जो रेडियस आप लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे रेडियस आपका कैसा है, एवरेज रेडियस है। ठीक है, क्योंकि हमने जो शेप है अब कैसा एज्यूम कर लिया, स्फेरिकल एज्यूम कर लिया। तो जो एवरेज रेडियस की वैल्यू है, जो एवरेज आपका रेडियस की वैल्यू है वो कितना है, 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। ये एक्चुअल वैल्यू है 6370 किलोमीटर। कुछ कुछ बुक्स में, यानी कि जब आप कहीं लोकल राइटर का किताब पढ़ रहे होगे कहीं पे, तो वहाँ पे इसको 6400 किलोमीटर भी बोल देता है, 6400 किलोमीटर भी बोल देता है। लेकिन जो फॉरेन राइटर्स और जो अच्छी किताबें हैं, जो एक्चुअल मानती है यहाँ पे एवरेज रेडियस, वो कितनी मानती है, 6370 किलोमीटर मान के चलती है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 6400 किलोमीटर भी मिल जाएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल में भी एजम्पशन के रूप में हम 6400 किलोमीटर यानी कि अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, यहाँ पे रेडियस है। और अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे एवरेज डायमीटर की बात करें, तो एवरेज डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एवरेज डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि कितना आता है, 6370 किलोमीटर को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, डेफिनेशन के बाद हमने शेप ऑफ अर्थ देख लिया। अब शेप ऑफ अर्थ के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, अब जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे जो अर्थ का शेप है कैसा लिया, स्फेरिकल लिया, यानी कि एक्चुअल शेप हमने कैसा ले लिया, स्फेरिकल ले लिया। तो अब जब हम सर्वे करेंगे, जब हम आगे सर्वे करेंगे तो हमें दो तरह के शेप दिखने का, एक तरह का ही शेप दिखेगा, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और एराइज होता है कि जब रेडियस की जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये 6370 किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ी रेडियस है, ये बहुत बड़ा रेडियस है ना। देखिए 6370 किलोमीटर, काफ़ी बड़ा डाटा है ये। ठीक है, तो सर क्या अगर हम स्मॉल एरिया के लिए, सपोज कीजिए कि आप अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, और आपका जो घर है उसका एरिया कितना है, सपोज कीजिए वो 1200 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो अगर 1200 मीटर स्क्वायर का एरिया है सर, तो क्या हम उस केस में रेडियस ऑफ अर्थ को कंसीडर करें या नहीं करें, क्यों करें कि नहीं करें, इसको ही समझने के लिए हम आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। तो इसको आगे हम समझते हैं कि कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वे। तो टाइप्स ऑफ सर्वे, तो टाइप ऑफ सर्वे की बात करें तो दो तरह का सर्वे होता है, प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे प्लेन सर्वे को। तो प्लेन सर्वे, तो प्लेन सर्वे क्या होता है, तो प्लेन सर्वे इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो स्मॉल एरिया के केस में आप खुद देखा आपने, देखिए हम बेसिकली जो सर्वे है कहाँ पे कर रहे होते हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस है, कुछ इस तरीके से कर्वेचर था, ठीक है ना। तो जो आप कर्वेचर देख रहे थे, इसी कर्वेचर पे ना आप सरफेस एरिया को आप मतलब सर्विंग कर रहे थे, इसी एरिया पे आप सर्वे कर रहे थे। ठीक है, तो कर्वेचर की वैल्यू कितनी थी आप बताइए, कर्वेचर क्या होता था, 1 अपॉन रेडियस। कर्वेचर क्या होता है, 1 अपॉन रेडियस। अब खुद देखिए आप कि अगर 1 अपॉन रेडियस कितना आया था, रेडियस ऑफ अर्थ कितना आया था आपका 6370 किलोमीटर, यही आया था ना। ठीक है, यही आया था, 6370 किलोमीटर आया था, जिसको हमने एवरेज रेडियस माना था। तो अगर इस वैल्यू को देखिए, अगर आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट वैल्यू आएगा, जो कि बहुत ही मिनिमम पॉइंट होगा ये। अगर आप इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो और ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। तो उस केस में कोई
मतलब नहीं रह जाता कि आप उस वैल्यू को यूज करें, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए हम जब प्लेन सर्वे करते हैं, जब हम प्लेन सर्वे करते हैं तो उसमें सर्वेइंग करने टाइम पे हम कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है आपका, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम मानकर नहीं चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस हमारा क्या है, प्लेन है। अर्थ सरफेस हमारा कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ सरफेस तो प्लेन है नहीं, उसमें कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ सरफेस कैसा हमारा, बिल्कुल प्लेन है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो ऑल द डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल एंगल आर एज्यूम टू प्रोजेक्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सब के सब, जब आपने प्लेन मान ही लिया कि यह सरफेस प्लेन है, तो सारे एंगल्स और सारे डिस्टेंस आपके कैसे रहने वाले हैं यहाँ पे, वो सब के सब हॉरिजॉन्टल रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्लम बॉब लाइन एज्यूम टू बी पैरेलल एट ऑल पॉइंट। प्लम बॉब लाइन समझते हैं आप लोग, नहीं समझते मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो लोहे का होता है, बेसिकली कोन शेप का होता है। ये मैं एक्चुअली बनाऊँ कुछ इस तरीके का होता है, कोन शेप का, ठीक है। इसमें क्या बंधा रहता है, थ्रेड यानी कि धागा बंधा रहता है, और कुछ इस तरीके से आपको ऊपर से लटकाया जाता है धागे से। आपने कहीं मेसन को काम करते हुए देखा होगा, राजमिस्त्री को अगर आपने कहीं पे काम करते हुए देखा होगा तो वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। अगर कभी उसको कहीं पे दीवार जोड़ रहा होता है या कोई कॉलम बना रहा होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करता है। आपने देखा होगा इसको, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी देखा होगा आपने इसको। तो जो प्लम बॉब लाइन है वो क्या है, जब आपने हर पॉइंट पे क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो देखिए इस पॉइंट पे अगर आप लगाइए या इस पॉइंट पे लगाइए, ठीक है, प्लम बॉब को इस पॉइंट पे लगाइए या फिर इस पॉइंट पे लगाइए, आप किसी भी पॉइंट पे प्लम बॉब को लगाइएगा, आप किसी भी पॉइंट पे अगर प्लम बॉब लाइन को लगाइएगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर इस पॉइंट पे अगर आप लगाइएगा तो हर एक पॉइंट में, हर एक केस में क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि पैरेलल एट ऑल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेयर द लेवल लाइन आर रिगार्ड एज द स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन सच लाइन इज टेकन एज प्लेन एंगल, ठीक है। तो जितना भी आपका लाइन होगा, जितना भी आपका है लेवल लाइन होगा, सब के सब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और जिसका एंगल होगा वो भी कैसा होगा, आपका प्लेन एंगल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस तरह के सर्वे को हम कहाँ करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब आपका क्या हो, एरिया अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जब आपका एरिया अंडर द कंसिडरेशन, यानी कि इस लाइन को आप देखिए यहाँ पे, जब आपका क्या हो, एरिया अंडर द कंसिडरेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। अब वो कितना स्मॉल हो आगे अभी हम देखेंगे, कितना स्मॉल एरिया के लिए हम उसको लेते हैं। तो व्हेन द एरिया अंडर इन कंसिडरेशन इज स्मॉल, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्लेन सर्वे बोलेंगे। इस पॉइंट को आप फटाफट से नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है प्लेन सर्विंग के बारे में, तो ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं वहाँ पे। बहुत बार 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जितने भी हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, कैनाल, डैम, इन सब में हम लोग कौन सा सर्विंग को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेन सर्विंग को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग सब कौन सी सर्विंग को कंसिडर करके चलते हैं, प्लेन सर्विंग को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट अभी आपको और डिस्कस कर लेता हूँ, डिफरेंस कहाँ आता है प्लेन सर्विंग में और ज्योडेटिक सर्विंग में। सबसे पहले ज्योडेटिक सर्विंग का डिफिनेशन देख लीजिए। ज्योडेटिक सर्विंग इसमें एक पॉइंट और रह गया था, द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इज लेसर देन ज्योडेटिक सर्वे। एक्यूरेसी क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा आपका, एक्यूरेसी जो होगा वो लेसर देन ज्योडेटिक सर्वे होगा। यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी होगा वो लेसर होगा, यानी कि कम होगा किससे, ज्योडेटिक सर्वे से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज्योडेटिक सर्वे के बारे में। तो ज्योडेटिक सर्वे कौन सा सर्वे था, जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे, जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योडेटिक सर्वे बोलेंगे। तो ज्योडेटिक सर्वे इट इज़ यूज फॉर द लार्ज एरिया, उस स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करते थे प्लेन सर्वे को, और इसको किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, लार्ज एरिया के लिए यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज फॉर द एस्टेब्लिशिंग प्रिसाइज पॉइंट, जब आपको कभी प्रिसाइज पॉइंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए आपको, कोई भी एरर आपको नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी एरर आपको नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग किसको यूज़ करेंगे, ज्योडेटिक सर्वे को यूज़ करेंगे। और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है,
कि द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर एज कर्व। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मानते थे, वहाँ पे हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ को एक प्लेन मानते थे। वहाँ पे हमने सरफेस ऑफ अर्थ को क्या माना था, प्लेन माना था। लेकिन यहाँ पे हम सरफेस ऑफ अर्थ को क्या मानते हैं, कर्व मानते हैं। यहाँ पे हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ को कर्व मान के चलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्वे में, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। अब इसमें कुछ और एक नोट पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए नोट पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें नोट पॉइंट के बारे में, तो नोट पॉइंट क्या है, प्लेन सर्वे आपका क्या था, कुछ इस तरीके से था। आपने सिंपली एक लाइन ले लिया था, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन लिया आपने तो उसको क्या बोला आपने, प्लेन सर्वे बोला। तो अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया, 12 किलोमीटर। तो प्लेन सर्वे में वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 12 किलोमीटर ही रहेगा। वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 12 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि प्लेन सर्वे में आपने 12 किलोमीटर तय किया है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में तो और सरफेस प्लेन है ही नहीं, आपको ये कर्व सरफेस है, ठीक है। अर्थ कैसा है हमारा, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अर्थ हमारा कुछ सा है, हम अगर शेप ऑफ अर्थ हमारा कुछ इस तरीके से है, तो प्लेन तो है नहीं, ये प्लेन थोड़ी है, ये तो स्फीयर है, ठीक है। जब स्फीयर है तो आप इसमें प्लेन कैसे चलोगे, देखो अगर आप ऐसे प्लेन चलोगे तो आप एक पॉइंट से बाहर चले जाओगे, यानी कि कर्वेचर से आप बाहर चले जाओगे। अगर हम ऐसे बिल्कुल सीधा लाइन खींचे यहाँ पे तो देखो कर्वेचर से बाहर चलेगा कि नहीं। तो जब आपको अर्थ पे चलना होगा तो अर्थ के कहाँ पे आप चल रहे होते, इस पॉइंट पे चल रहे होते हैं, या फिर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। देखिए या तो आप इस पॉइंट पे चल रहे होंगे या इस पॉइंट पे चल रहे होंगे, इस पॉइंट पे चल रहे होंगे, यानी कि आप कर्वेचर ऑफ अर्थ पे ही चल रहे होंगे। जो ये इसके क्या है आपका, ये आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ हो गया। ये क्या है आपका, कर्वेचर ऑफ अर्थ हो गया। तो इसी कर्वेचर ऑफ अर्थ पे आप चल रहे होंगे ना कि आप ऐसे चल रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट तो आप नहीं चल रहे होंगे। तो जब स्ट्रेट आप नहीं चलेंगे, यानी कि जब आप कर्वेचर ऑफ अर्थ पे चल रहे होते हैं, इसमें आप एक्चुअल अर्थ पे चल रहे होते हैं। तो जिस इसमें ये किसके लिए था, ये आपका था, इसका अगर हम बात करें तो ये हम बात किसके लिए कर रहे थे, ये बात हम कर रहे थे फॉर प्लेन सर्वे के लिए। प्लेन सर्वे अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंपल एक लाइन रहेगी हमारी प्लेन सर्वे के केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, जियोडेटिक सर्वे करें, तो जियोडेटिक सर्वे करें तो ये पॉइंट कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ये लाइन। अब ये लाइन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा ना,